बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे FT1 का जूलॉजी सेक्शन। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 136 में अगर देखोगे तो आपको केट कोल अमीन्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनके फंक्शंस के बारे में, और आपको करेक्ट बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। केट कोल अमीन्स क्या होते हैं बेटा? इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। इमरजेंसी हार्मोन जैसे कि आप बोल सकते हो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, नहीं तो आप बोल सकते हो एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। जब भी हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो इन हार्मोन्स का रश होता है, और ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में क्या चेंजेस करते हैं, जैसे आपकी दिल की धड़कनें बढ़ा देगी, ठीक है, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, डायबिटोजेनिक इफेक्ट आने लगेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं ये जो भी हमने फंक्शन बोला है, ये फंक्शन इसमें आ रहे हैं कि नहीं। तो देखो, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल, हार्ट बीट रेट बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा। इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। इमरजेंसी सिचुएशन में स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कॉजिंग हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, इसको बोलेंगे यहाँ पर अपन डायबिटोजेनिक इफेक्ट। डायबिटीज नहीं बोलेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना नॉर्मली डायबिटोजेनिक इफेक्ट कहलाता है ना। अगर इंसुलिन के कमी की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तब आप उसको डायबिटीज में कंसीडर करोगे, लेकिन अदरवाइज आप इसको इसमें बोलोगे डायबिटोजेनिक इफेक्ट। तो यहां पर जो अपने को दिख रहा है वो डायबिटोजेनिक इफेक्ट है। फोर्थ नंबर के स्टेटमेंट को देखते हैं, स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो अभी हमने बोला ही था, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब 136 में आपके सारे स्टेटमेंट ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, केट कोल अमीन्स के फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 136 का आपका क्या आंसर चला जाएगा? डी चला जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, डन है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 137 में आपको कुछ सीक्वेंस दिया गया है ना, ओके, कुछ सीक्वेंस आपको दिया गया है, किसके बारे में? मसल रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है। अब मसल रिलैक्सेशन में होता क्या है कि भाई जो टीपीसी प्रोटीन होती है, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ठीक है, उससे कैल्शियम टूट के कहाँ जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है? आप बोलोगे ये प्रेजेंट होता है मसल फाइबर्स में, ठीक है, मसल फाइबर यानी मसल सेल के अंदर में। तो जैसे ये टीपीसी प्रोटीन से यानी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन से कैल्शियम आयन टूट के जाएगा, ठीक है, टूट के जाएगा कहाँ पर? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन से टूट के गया कैल्शियम आयन, तो इस टीपीआई प्रोटीन क्या कर देगा? नीचे से एक्टिन की कवरिंग कर देगा, मास्किंग लगा देगा वापस से, है ना। तो सबसे पहला आप समझोगे कैल्शियम आयन पंप्स बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर उसके बाद थर्ड मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ये आ जाएगा स्टेटमेंट। और उसके बाद जब भाई मास्किंग लग जाएगी तो क्रॉस ब्रिज भी टूट जाएगा, और क्रॉस ब्रिज जब टूट जाएगा तो जेड लाइन क्या हो जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे, जेड लाइन दूर दूर चले जाएंगे, सार्कोमेयर की लेंथ बढ़ जाएगी, है ना बच्चों, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सार्कोमेयर की लेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, और जब रिलैक्सेशन होता है तो सार्कोमेयर की लेंथ क्या होती है? बढ़ती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका सबसे पहला फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, और देन फाइनली क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन ऑफ मसल हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है वो बी है। तो 137 का आपके पास आंसर हो जाएगा बी बेटा, है ना, ओके। 137 का बी आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 को डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 138 में आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताने हैं, ठीक है। देखो, इन द टिश्यूज हाई PO2, हाई PCO2 एंड हाई H+ कंसंट्रेशन फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन के लिए आप समझो PCO2 का हाई तो होना जरूरी है, बट हाई PO2 का होना जरूरी नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? PO2 क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। तो इस बेसिस पर आपका स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं बेटा। इन द एल्वियोलाई हाई PO2, लो PCO2 एंड लेसर H+ कंसंट्रेशन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है ना। देखो हाई PO2 दिया हुआ है, लो PCO2 और लेसर H+ कंसंट्रेशन, तो एल्वियोलाई में यही इन्वायरमेंट रहता है ना, एल्वियोलाई के पास में। तो आपका वो क्या करता है, किसको प्रमोट करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। और अगर यहाँ पर लो PO2 हो जाता ना और बाकी सब कुछ वैसा ही रहता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसने हाई PO2 दे दिया हुआ है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसको देखते हैं जरा, है ना। ओके, तो ऐसा ऑप्शन आपके पास जा रहा है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऐसा स्टेटमेंट आपका जा रहा है डी ऑप्शन इसका चले जाएगा बेटा। आई होप क्लियर है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 को देखते हैं बेटा। मैच द फॉलोइंग्स उठाया गया है डायरेक्टली NCERT के लाइंस है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से। ठीक है, देखो थोड़े से कंफ्यूजिंग लाइंस होते हैं बच्चे, हो सकता है ध्यान ना दें, लेकिन आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने एक ऐसा दिया होगा जो लगभग आपको मालूम होता है ना। ओके, हाइपोथैलेमस देखो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दिया हुआ है क्या। ठीक है, अब ऐसा पहले देख लो, चेक कर लो, कोई मिल रहा है क्या। C का 1 कहां पर जा रहा है, C का 1 किस में जा रहा है, D ऑप्शन में जा रहा है। देखो C का 1, तो आंसर D मिल गया। हालांकि उसके बाद भी बाकी सारों को भी आप चेक कर लो, तो ए दिया हुआ है पॉन्स को अगर देखोगे तो आपका दिया हुआ है इंटरकनेक्टेड ब्रेन रीजन्स थ्रू फाइबर ट्रैक्स, बच्चों NCERT की लाइन है, परफेक्ट। सेरिबेलम को अगर देखोगे तो सेरिबेलम को आपको थर्ड दिया हुआ है कॉन्वोल्यूटेड सरफेस टू एकोमोडेट न्यूरॉन्स। ठीक है, और हाइपोथैलेमस न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, इसीलिए तो इसको हम एंडोक्राइन की ग्लैंड की तरह बोलते हैं। ठीक है, और फिर मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला आपके पास क्या हो जाता है, कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक है, ओके, सो दैट इज आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आंसर क्या चले जाएगा, डी, मैच द फॉलोइंग। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 140 में देखोगे तो सेलुलोज इज अ homopolymer that cannot hold iodine molecules unlike starch। assertion region क्वेश्चन है। तो देखो स्टार्च का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो स्टार्च के स्ट्रक्चर में हमारे पास हेलिकल्स होते हैं, है ना, और उस हेलिक्स में क्या फंस जाता है, आयोडीन फंस जाता है। ठीक है, ओके, सो एमाइलोपेक्टिन को अगर आपको चेक करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं, है ना। आयोडीन जैसे ही वो उसमें फंस जाएगा हेलिक्स में, तो वो ब्लू कलर दे देता है। ठीक है, लेकिन ये चीज सेलुलोज में नहीं होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उनके पास हेलिक्स नहीं है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर असर्शन ने लिखा हुआ है, सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, सही बात है ना। ओके, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, दैट कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स अनलाइक स्टार्च। ठीक है, ओके, तो असर्शन तो सही है। रीजन की बात करेंगे, सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड फॉर्म्स अ लीनियर स्ट्रक्चर लीविंग नो स्पेस टू ट्रैप I2 मॉलिक्यूल। तो यही बात तो मैंने भी बोला ना। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट होगा एंड रीजन इज, असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। ठीक है, ये आंसर चला जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन ए आपके पास जा रहा है, मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 140 का ए आप सबने कर लिया होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 141 को डिस्कस करते हैं बेटा। फिर से आपके पास असर्शन रीजन आ गया है, और असर्शन में दिया है कि इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन दैट लीड्स टू रैपिड हाइपोग्लाइसीमिया इफ सिक्रेटेड इन एक्सेस। ठीक है, सो इंसुलिन आप जानते हो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है बच्चों, कम करता है। कैसे कम करता है, तो इसके दो मेथड मैं बताता हूँ, और भी बहुत से होते हैं, लेकिन दो मेथड को बताता हूँ। तो सबसे पहला मेथड ये है कि ये क्या करेगा, लिवर सेल्स को और फैट सेल्स को, है ना, स्टिमुलेट करेगा, क्या करने के लिए, ठीक है, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाने के लिए। उनके सेल्स ग्लूकोज ज़्यादा अपटेक करेंगे। ठीक है, मतलब ग्लूकोज को ब्लड से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, और यही ऐसा ही काम कुछ GLUT4 नहीं करता था क्या, GLUT4 बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन आपने देखा था। ठीक है, GLUT4 का भी क्या फंक्शन लिखा हुआ है उस टेबल में, इनेबल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। ठीक है, तो ये सब मैकेनिज्म की वजह से भाई, अब जब ब्लड वेसल से ग्लूकोज उठ करके सेल में आ जाएंगे, ठीक है, सो आप बोलो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम नहीं हो जाएगा क्या, तो यही तो रीजन है। तो देखो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। रीजन में भी देखो क्या लिखा हुआ है, इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स एंड एनहांसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। सो बोथ assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. This will be the answer, right? 141 का A हो जाएगा। I hope it is correct. Done? Okay.
क्वेश्चन नंबर 142 को देखते हैं बेटा। सो स्टेटमेंट 1, एंजीना पेक्टोरिस इज अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन दैट अपीयर्स व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, है ना। तो स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। ये एंजीना हो कैसे रही है, होती कैसे है, आप समझोगे जैसे मान लो कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर में डिपॉजिट हो जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट हो जा रहा है, एथ्रोमा डिपॉजिट हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से ल्यूमेन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी जो हो रही है वो क्या हो जा रही है, शॉर्ट हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। अब उससे कम ब्लड सप्लाई होगा बेटा, और कम ब्लड सप्लाई होगा तो ब्लड ही के थ्रू तो ऑक्सीजन जा रहा है ना, ऑक्सीजन भी कम सप्लाई होगा, है ना। तो अब अगर उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जितना रिक्वायर्ड है हार्ट मसल को, तो वो पार्ट, हार्ट मसल का वो पार्ट, है ना, क्या करेगा, पेन करेगा, उसी को बोलते हैं एक्यूट चेस्ट पेन, तो वो बोलोगे एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। और स्टेटमेंट सेकंड क्या दिया हुआ है, इट कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इज मोर कॉमन अमॉन्ग द मिडल एज्ड एंड एल्डरली। तो स्टेटमेंट सेकंड आपका भी सही है, ठीक है। 142 का आपके पास क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, है ना, ये हो जाएगा आपके पास ए ऑप्शन, सही है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं बेटा। तो अगेन फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके पास, है ना। स्टेटमेंट 1 देखो क्या दिया हुआ है, कॉन्ड्रिक थाइस हैव अ माउथ लोकेटेड वेंट्रली, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ड्रिक थाइस मतलब कार्टिलेजिनस फिश, उनकी माउथ वेंट्रली लोकेटेड होती है, और बोनी फिश की माउथ कैसी होती है, टर्मिनली लोकेटेड होती है, ठीक है। और एंड स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल, बिल्कुल ये भी सही बात है। कॉन्ड्रिक थाइस के ऊपर कौन सी स्केल्स प्रेजेंट होती है, तो आप बोलोगे प्लेकॉइड स्केल्स होती है, ठीक है। और बोनी फिश पर साइक्लॉइड टिनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करेंगे, दे पॉजेस अ स्विम ब्लैडर विच रेगुलेट बॉयंसी, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। एयर ब्लैडर जो होता है वो कॉन्ड्रिक थाइस में एब्सेंट होता है बेटा, और इसीलिए, है ना, उनको कॉन्टिन्यूअसली क्या करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है बच्चों, एक्टिव स्टेट में रहना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएंगी, सिंक कर जाएंगी, सही है, ओके। बोनी फिश के साथ ऐसा नहीं होता है, बोनी फिश में आपके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है ना बच्चों, ठीक है। तो 143 का स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट जाएगा, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, 143 का सी ऑप्शन चला जाएगा। आई होप सही है, समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 144 को करते हैं बेटा, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड, है ना। देखो कॉकरोच के बारे में है, तो इन फीमेल कॉकरोच द 7th स्टर्नम इज बोट शेप एंड टुगेदर विद द 8th and 9th स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनिशल पाउच। तो अगर मैं कॉकरोच में फीमेल जेनिशल चैम्बर की बात करूं तो बच्चों ये बनता है 7th, 8th और 9th स्टर्ना से, ठीक है, जिसमें से 7th वाला लार्ज और बोट शेप का होता है, बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट 1 तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड की बात करेंगे तो एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस पाउच कंटेन द फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर्स एंड द फैलिक ग्लैंड्स। फैलिक ग्लैंड्स नहीं होता ना, फैलिक ग्लैंड तो मेल के अंदर ना होता है बेटा, सही है, ओके। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आपके पास ऑप्शन आ रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 144 का आपके पास चले जाएगा सी ऑप्शन। आई होप सही है, ठीक है, ओके। 144 का सी ऑप्शन सही हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 145 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 145 को देखोगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, द सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमंस, दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, ठीक है, ओके। बाइल डक्ट जो लिवर से निकलती है एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में तो होगा, ठीक है, लेकिन बाइल डक्ट में नहीं होगा, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब्स में, फेलोपियन ट्यूब्स में अनफर्टिलाइज एग और फर्टिलाइज एग को मूव करने के लिए, ठीक है, तो ये भी सही है। यही दोनों तो हो गया आंसर। फेलोपियन ट्यूब्स और पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट में नहीं होगा, यूस्टोकियन ट्यूब में नहीं होगा, सलाइवरी डक्ट में नहीं होगा। फेलोपियन ट्यूब्स और ब्रोंक्यूल्स, ये आंसर आपका जा रहा है। आपकी एनिमल टिश्यू वाला जो सेक्शन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, तो उसके अंदर आपको पढ़ाया होगा टीचर्स ने कि जो काइनोसिलिएटेड, काइनोसिलिएटेड यानी नॉन मोटाइल सीलिया, ठीक है, काइनोसिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं,
क्यूबॉइडल और कॉल्यूमर के, वो सब कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स जैसे पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो कि सब्सटेंस को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका 145 का आंसर क्या चले जाएगा, बी चला जाएगा। आई होप क्लियर है, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 146 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 146 में भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और फैट्स के बारे में दिया हुआ है ना, लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, नहीं, लिपिड्स क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गया, लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन फाउंड किस में होते हैं, किस में पाए जाते हैं, किस पूल में पाए जाते हैं, पूल्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन, दैट जिसको आप रिटेंटेट बोलते हो, ठीक है। दो पूल आते हैं ना, एक आता है एसिड सॉल्युबल पूल और एक आता है एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो ये लिपिड्स किस में पाए जाएंगे, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल यानी रिटेंटेट में पाए जाएंगे, फिल्ट्रेट में नहीं पाए जाएंगे, सही है साहब। ऐसा क्यों होता है कि सर माइक्रोमोलिक्यूल होते हुए भी ये किस में पाए जा रहे हैं, आप बोलोगे रिटेंटेट में पाए जा रहे हैं, मतलब एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं वो क्लस्टर्स के फॉर्म में रह रहे हैं ना बेटा, ठीक है। ओके, सो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं, लिपिड्स आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल, अभी जैसा हमने बोला सही है, ड्यूरिंग केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो और स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो, कौन सा जा रहा है, देखो पहला ही जा रहा है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 146 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 147 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 147 में आपको फीचर्स दिए हैं और फाइलम पहचानने हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर्स आपको सबसे पहले देखना है, फाइलम पी में एब्सेंट है, तो ऐसा अब इसमें देख लेते हैं पी के अंदर कौन सा ऐसा है जिसके अंदर तीनों जर्म लेयर एब्सेंट होते हैं। नाइडेरिया में 2 जर्म लेयर्स होते हैं, ठीक है, 2 जर्म लेयर्स होते हैं। टीनोफोरा में 2 जर्म लेयर्स होते हैं, ठीक है, और प्लेटीहेल्मिन्थस में तीनों जर्म लेयर्स होते हैं। तो ए तो नहीं हुआ, ठीक है, और बी अभी तक के लिए जा रहा है क्योंकि इसमें तो 2 जर्म लेयर्स, उसने बोला है 3 जर्म लेयर्स, तीनों जर्म लेयर्स किसमें नहीं होते हैं, तो पॉरीफेरा। इसी से आंसर मिल गया बेटा, पहले से ही मिल गया, बी जाएगा। पहला में पॉरीफेरा और दूसरा देख लो प्लेटीहेल्मिन्थस हो जाएगा। प्लेटीहेल्मिन्थस के लिए कैरेक्टर्स मैच कर लो, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट प्रेजेंट होता है, रीजनरेशन कुछ में प्रेजेंट होता है जैसे कि प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है और फाइलम देखो पॉरीफेरा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। कौन सा डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, राइट। सो ये आपका 147 का आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, बी ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 को देखते हैं बेटा। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो पहले डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बनाते हैं। ये हमारे पास मान लो, ठीक है, ये वाला जो है डिसेंडिंग है, इसको बोला आपने डिसेंडिंग, ठीक है, और ये वाला असेंडिंग, ठीक है, ओके। और इस इधर पर क्या होता है, इधर पर वाटर जा रहेगा, वाटर, ये H2O, ठीक है, H2O एब्जॉर्ब हो रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ पर होता है NaCl, क्या होता है, NaCl, ठीक है, NaCl। यहाँ से NaCl नहीं जा सकता और यहाँ से वाटर नहीं जा पाता, ठीक है, ओके, क्योंकि परमिएबल नहीं होते हैं। तो देख लेते हैं अब डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में पूछ रहा है। डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में तो देखो क्या है, पहला स्टेटमेंट, परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल, यही ऑप्शन है, फर्स्ट हो गया 148 का ए, खत्म, ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 को देखते हैं बेटा, ठीक है, ओके। A center that moderates the function of the respiratory rhythm center is located in, तो देखो respiratory rhythm center को जो रेगुलेट कर रहा है ना, मॉडरेट कर रहा है, ठीक है, वो सेंटर कहाँ पर होता है। पहले तो ये ध्यान रखो कि वो सेंटर क्या है, सेंटर का नाम क्या है, तो पॉन्स होता है, जिसको बोलते हो आप न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, ओके। अब देखो कहीं है, देखो दिया हुआ है सी ऑप्शन, खत्म बात, ठीक है। पॉन्स करता क्या है बेटा, पॉन्स क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है ना, कैसे इंक्रीज करता है, बाय डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को डिक्रीज करके ब्रीथिंग रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो 149 का क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 को डिस्कस करते हैं बेटा। आपके पास अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो जंक्शंस के बारे में बोला गया है। 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं, है ना, गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और टाइट जंक्शन, जिसमें से गैप जंक्शन जो होता है वो आपका एपिथेलियल टिश्यू और अदर टिश्यूज में भी प्रेजेंट रहता है,
क्यों? क्योंकि इससे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से है ना आयंस वगैरह का ट्रांसफर कर पाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह का ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है। ओके, सो देखो असर्शन में क्या दिया हुआ है, गैप जंक्शंस आर कॉमन इन एपिथेलियल टिश्यूज एंड अदर टिश्यूज। रीजन क्या दिया हुआ है, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास है ना असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन है असर्शन का। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ए चला जाएगा, 150 का ए, खत्म, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 151 को देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 151 में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, किसके बारे में, एम्फीबियन हर्ट के बारे में। तो एम्फीबियन यानी आप चलो फ्रॉग को ले लो, है ना। फ्रॉग में देखो हर्ट तो मायोजेनिक होता है क्योंकि उसके पास नोडल टिश्यू है ना, बीट खुद ही जनरेट करती है उसकी हर्ट, ठीक है। जो ऐसे हर्ट जिनकी बीट खुद से जनरेट नहीं हो पाती है, जो किसी न्यूरॉन पर डिपेंडेंट है बीट्स के लिए, ठीक है, वो हर्ट क्या कहलाते हैं आपके, बोलो, वो हर्ट को आप न्यूरोजेनिक बोल देते हो, ठीक है। जैसे कि कॉकरोच के अंदर कौन सा हर्ट होता है, न्यूरोजेनिक होता है, बट यहाँ पर आप देखोगे फ्रॉग के अंदर क्या है, मायोजेनिक हर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, द हर्ट रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन स्टेम टू पल्सेट, ठीक है। भैया ब्रेन की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ रही है जब मायोजेनिक हर्ट है, तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट को देखोगे, द हर्ट इज ऑटो रिदमिक एंड ऑटो एक्साइटेबल, बिल्कुल सही बात है, खुद का नोडल टिश्यू होता है उसका, ठीक है, खुद का नोडल टिश्यू होता है, तो इसलिए खुद के बीट्स जनरेट होते हैं और खुद ही रिदम मेंटेन कर रहा है, सब कुछ है ना, खुद ही एक्साइट हो रहा है, सारा कुछ खुद से कर रहा है। फ्रॉग पॉइकिलोथर्मल तो होता है, बट इन तीनों स्टेटमेंट से, इन दोनों स्टेटमेंट से क्या कनेक्शन है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 151 है, 151 में जो क्वेश्चन को देखोगे आप, ठीक है, क्या बोला है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन व्हाई द हार्ट बीट्स आउटसाइड द बॉडी। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो, हार्ट को निकाल करके बाहर रख देंगे तभी भी बीट करेगा, क्लियर है। ओके, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो थे वो जा रहे थे ऑप्शन। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट क्या था आप देखोगे, है ना, देखो, हार्ट इज मायोजेनिक बीट ऑरिजिनेट्स इनसाइड द हार्ट और द हार्ट इज ऑटो रिदमिक एंड ऑटो एक्साइटेबल। फ्रॉग पॉइकिलोथर्मल होता है, बट उससे इन हार्ट से रिलेटेड कोई वो बात नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन चला जाएगा, 151 का बी चला जाएगा, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 152 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 152 किसके बारे में दिया हुआ है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में दिया हुआ है ना। तो करेक्ट फंक्शन आपको बताना है ह्यूमन फीमेल्स में फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो ए स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड FSH करता है ना बेटा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। जब LH का सर्ज आता है, ठीक है, LH का सर्च कब आता है, तो आप बोलोगे ऑन द 14th डे, तब आप बोलोगे ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, और फिर उस यही LH कम से कम 9 डे तक, है ना, 9 दिन तक क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ओके, और अगर मान लो जो oocyte रिलीज हुआ रप्चर के बाद, है ना, उस oocyte का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो इम्प्लांटेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम को रहना जरूरी है, तो कौन आके मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, वो HCG मेंटेन करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन 9 दिन बाद मेंटेन करेगा किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को। लेकिन आप समझो, अगर मान लो उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी, और इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो भैया LH भी डिक्रीज हो रहा है। LH 9 दिन के बाद तो अब कोई नहीं आया कॉर्पस ल्यूटियम को बचाने के लिए, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप समझो, है ना, ओके, प्रोजेस्टेरोन और इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन वगैरह की कमी के वजह से, है ना, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर से मेंसेस फेज आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा, सही है। ओके, सो बी ऑप्शन मेरे ख्याल से जाना चाहिए, और भी लेकिन फ्यूचर का सवाल होता है तो और भी ऑप्शंस हम जरूर चेक करेंगे। इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, नहीं, ईस्ट्रोजन को आप बोल दो। इट कॉजेस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग पार्टनर, नहीं, ऑक्सीटोसिन को आप बोल दो। तो ये सी ईस्ट्रोजन के लिए, डी आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, और फर्स्ट वाला ए वाला FSH का फंक्शन हो गया। बी वाले को देखोगे तो ये LH का फंक्शन जा रहा है, तो इसलिए 152 का आपके पास बी आंसर चले जाएगा। आई होप इट इज क्लियर बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 153 में देखोगे तो विच कंपोनेंट ऑफ द मीरोमायसिन प्रोटीन कंटेन्स द एक्टिव एटीपेज एंजाइम एंड बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड एक्टिन। ठीक है बच्चों, आप जानते हो मायोसिन जो होता है,
ठीक है, वो एक मायोसिन आपका कई सारे यूनिट्स ऑफ मीरोमायोसिन से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके हेड पर अगर आप देखोगे तो इसके हेड पर है ना आपको क्या मिलती है, एटीपेज एंजाइम देखने को मिलती है, एटीपी की बाइंडिंग साइट देखने को मिलती है, जिससे ये जाके एक्टिन से बाइंड होता है। और आपका तो ये हेड जो होता है वो किसका पार्ट होता है, ये एचएमएम का पार्ट होता है, हैवी मीरोमायोसिन का, ठीक है। हैवी मीरोमायोसिन आपका, ठीक है, ओके, हेड और नेक से मिलके बना होता है, मायोसिन के हेड और नेक से मिलके बना होता है। तो एचएमएम आंसर चला जाएगा आपका, ठीक है, 153 का बी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, ओके। शॉर्ट आर्म तो टेल हो गया, सही है, ओके, ठीक है, जो कि एलएमएम भी कहलाता है। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा, एचएमएम कहलाएगा। आई होप इट इज क्लियर, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 154 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 154 में डायग्राम दिया गया है और इसको करेक्ट पहचानना है, तो बताओ कौन सा होगा, है ना। हेक्सा और पेंटा रिंग्स दिए गए हैं और साथ में एक हाइड्रोकार्बन की चेन दी गई है। कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है बेटा, डेराइव्ड लिपिड्स होता है। आई होप क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी ये होगा प्रेजेंट। 154 है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा, है ना। ये देखो आपके पास दिया हुआ है बी कोलेस्ट्रॉल, तो 154 का आंसर क्या चले जाएगा, आप बोलोगे बी चले जाएगा। इट इज क्लियर, राइट, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 155 को डिस्कस करते हैं बेटा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रीनल पोर्टल सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। देखो रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होती है, हाँ, जैसे अगर आप देखोगे तो किडनी से लोअर बॉडी पार्ट्स का जो कनेक्शन होता है ना, वेन्स का, ठीक है, ब्लड वेसल्स का, तो आप उसको आप बोल दो रीनल पोर्टल सिस्टम। अब ऐसा ही कुछ हम ढूंढते हैं ऑप्शन के अंदर, कहीं मिल जाए तो, ठीक है, ओके। सो देखो, इट इज अ सिस्टम ऑफ वेन्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द लिवर टू किडनी, ठीक है। ये तो अच्छा, और पढ़ते हैं तब मालूम चलेगा, ठीक है, क्योंकि कई बार सिर्फ और सिर्फ किडनी दे के भी बोल देता है आंसर, ठीक है। इट इज अ सिस्टम ऑफ वेन्स, तो हम लोअर वाले वर्ड को देखेंगे, अगर लोअर वाला वर्ड नहीं मिलेगा तब ऑप्शन ए जाएगा, तो फिलहाल में सर्च करते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ वेन्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर, नहीं, इट इज अ सिस्टम ऑफ वेन्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द किडनी, यही आंसर है बच्चों। अब इसके बाद और कुछ पढ़ने की इधर पर जरूरत नहीं है। 155 का आपके पास क्या हो जाएगा, 155 का आपके पास हो जाएगा यहाँ सी ऑप्शन। आई होप क्लियर है, ओके, सही है। क्वेश्चन नंबर 156 को देखते हैं बेटा, क्या बोल रहा है, गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस के बारे में बोल रहा है, कॉकरोच में, ठीक है, कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में। एब्जॉर्बिंग वाटर नहीं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स आंसर जाएगा। अच्छा, अगर बोले सीक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ये किसका फंक्शन होता है कॉकरोच में, तो आप बोलोगे हिपैटिक सीके का, है ना। स्टोरिंग फूड किसमें, क्रॉप, आप बोल दो, है ना, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड होती है उधर पर, ठीक है। तो 156 का आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, बी चला जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 157 को देखोगे तो यहां पर दिया हुआ है द एसोसिएशन एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। 3 एरिया होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, आप बोलोगे एक होगा सेंसरी एरिया, एक होगा एसोसिएशन एरिया और एक होगा आपका मोटर एरिया, ठीक है। एसोसिएशन एरिया जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये इसका काम क्या होता है, कम्युनिकेशन करके रखता है बच्चों, है ना, एसोसिएशन। तो देखो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, मतलब जो भी सिग्नल सेंसरी एरिया के पास आता है ना, तो उससे कम्युनिकेट करके भाई कि उस सिग्नल को आगे भेजना है कि नहीं भेजना है ना, ये सब चीजें देख के और फिर उसके बाद उस सिग्नल को मोटर के पास भेजेगा और मोटर जैसे ही, है ना, सिग्नल को लेके जाएगा तो उसके वजह से मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, है ना, ये सब लिम्ब मसल्स ये सब होने लगेंगे, मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल होने लगेगा, ठीक है, ओके। सो ये आपका लार्जेस्ट एरिया होता है, तो आंसर मेरे हिसाब से इसका सी चला जाएगा, 157 का सी, ठीक है। 157 का आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 158 को देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 158 में मैच द कॉलम दिया गया है ईसीजी के बारे में, तो ईसीजी को आपने देखा ही है ना, ईसीजी के ग्राफ को, है ना, तो वो आपका कुछ ऐसा दिखता है PQRST, है ना, ओके। तो P को अगर देखोगे तो P क्या होता है, डीपोलराइजेशन इन एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और QRS कॉम्प्लेक्स की वेव जो होती है वो किसको, डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल को। तो P आपका मैच कर रहा है किससे, आप देखोगे थर्ड से, और तो सबसे पहले तो देखो A थर्ड से किससे मैच कर रहा है, कौन कौन से ऑप्शन में, A थर्ड, C और D एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और B जो है
QRS कॉम्प्लेक्स ये मैच करना चाहिए फर्स्ट से, तो बी को देखो, अच्छा ये भी हो गया, ठीक है, मतलब सी और डी को छांटना पड़ेगा आपको, है ना। तो टी वेव को अगर देखोगे तो टी वेव में आपके पास क्या हो जा रहा है, टी वेव में होना चाहिए रिटर्न्स ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो सी का फोर्थ चले जाएगा बेटा, है ना, और डी का क्या हो जाएगा, एंजीना पेक्टोरिस, हमने पहले भी किया, एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन टू हार्ट मसल। तो आंसर आपके पास आ जाएगा इसका 158 का बी। आई होप इट इज क्लियर, मैच द कॉलम, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 159 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 159 में रास मैकेनिज्म, ठीक है, रास मैकेनिज्म लीड्स टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कौन कौन सा स्टेटमेंट रास मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको हमें चुनना है, ठीक है। तो देखो रास मैकेनिज्म आपका जब आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है ना, तब आपका अप्लाई होता है। तो आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो उस आयन की भरपाई करनी होती है बच्चों। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल, ठीक है। तो देखो एल्डोस्ट्रॉन जो है ना, इसमें दिया हुआ है रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्ट्रॉन में, एल्डोस्ट्रॉन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम और वाटर के लिए, ठीक है, के रीएब्जॉर्प्शन के लिए डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल से। तो ये स्टेटमेंट जाएगा। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ ब्लड वेसल, तो ये जो एंजियोटेंसिन होते हैं ना, एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन आपका, ये एंजियोटेंसिन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, इट इज अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। और फिर उसके बाद सी की बात करोगे, इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड GFR। तो देखो अगर ब्लड प्रेशर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मान लो ग्लोमेरुलस को मैं प्रेस करता हूं, ठीक है, ग्लोमेरुलस को प्रेस करता हूं, नीचे क्या है, बोमेंस कैप्सूल, बहुत ज्यादा प्रेशर से जाएगा ना फिल्ट्रेट, आप समझ पा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली GFR बढ़ेगा, आप समझ पा रहे हो। तो ये भी सही है। वैसोडाइलेशन करता है क्या, नहीं, वैसोडाइलेशन नहीं होता है यहाँ पर, है ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वैसोडाइलेशन नहीं होता है, ठीक है। ये वैसोडाइलेशन और डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर ये कौन करेगा, ये आपका ANF करता है, ठीक है, IS, ठीक है। तो 159 का आंसर क्या हो जाना चाहिए, आप बोलोगे डी हो जाना चाहिए, सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 160 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 160 को देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 160 में आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के स्टेप्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो आप देखो, एक मैंने ये मसल फाइबर बनाया हुआ है छोटा सा, है ना, एनिमेटेड, है ना। इस मसल फाइबर में जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, इसको आप बोलोगे सार्कोलेमा। सबसे पहले क्या होगा, है ना, यहाँ पर ये सार्कोलेमा डिपोलराइज होगी, है ना, मतलब एक्साइट होगी, और ये एक्साइटेड सिग्नल जो है वो आके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके कैल्शियम VGC को ओपन कर देगा और कैल्शियम आयन बाहर निकल जाएगा। तो इसमें पहले ये दो स्टेटमेंट सर्च करते हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा बाया एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया, और फिर एक्शन पोटेंशियल यही तो है एक्शन पोटेंशियल, और फिर उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम आयन बाहर आ रहा है। तो देखो, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म, सही है, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब जैसे ये सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन आया, ठीक है, तो ये कैल्शियम आयन किससे बाइंड करेगा, TPC प्रोटीन से बाइंड करता है, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन से, और कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन से जैसे ही बाइंड कर देगा, आप समझो उसके बाद क्या होगी, मायोसिन जो होती है ना, मायोसिन की हेड में ATP की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और मायोसिन के हेड में अगर ATP की हाइड्रोलिसिस होगी बच्चों, ये है मायोसिन का हेड, मान लो ये मायोसिन का हेड है, और ये है एक्टिन, ये क्या है, एक्टिन। तो आप समझना, मायोसिन के हेड में ATP की हाइड्रोलिसिस हुई और मायोसिन का हेड एनर्जाइज्ड हो गया और जाके क्या हो जाएगा, ये क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, और क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। अब आप समझना, इसके बाद क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग जैसी ही हो जाएगी, ATP की हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलाइज ATP थी उसको रिलीज कर दिया जाएगा और न्यू ATP ले ली जाएगी, और आप समझो उसके बाद, ठीक है, फिर क्रॉस ब्रिज को छोड़ दिया जाएगा। यही स्टेप होता रहेगा, ठीक है, आप समझो। तो मैंने अब इसको सेट करते हैं। तो पहले तो हो जाएगा जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा वाया एसिटाइलकोलाइन E, फिर उसके बाद B चला जाएगा, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू सार्कोप्लाज्म, ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद A को देखोगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP बाय मायोसिन हेड, ये हो जाएगा, सही है। और फिर उसके बाद D आपके पास जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज बना, और क्रॉस ब्रिज बनने के बाद
बाद स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, जिसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। पावर स्ट्रोक जैसे ही खत्म हुई, अब भैया है ना, न्यू एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। तो एफ अगर बात करें तो बाइंडिंग ऑफ अ न्यू एटीपी मॉलिक्यूल टू मायोसिन हेड। ये खत्म होता है आपके पास 160 का क्वेश्चन, है ना। 160 का आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर बेटा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 161 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 161 को देखोगे तो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, है ना। तो देखो आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा ही होगा, मतलब एनिमल टिश्यू टॉपिक में पढ़ा ही होगा कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। एक्साइटेबल सेल्स नहीं होते हैं, ये न्यूरॉन्स एक्साइटेबल है, मसल्स एक्साइटेबल होते हैं, बट न्यूरोग्लियल सेल्स वो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन आपको देखो दिख गया, दे प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, खत्म बस। तो 161 का क्या हो जाएगा, सी, सही है। 162 को देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड्यूला। रेड्यूला किस में होता है, रेड्यूला होता है मोलस्क में, तो खाने से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड, है ना। फीडिंग फीडिंग फीडिंग, डी आ गया आपके पास फीडिंग। 162 का भी क्या हो जाएगा, बोलो आंसर, यहां पर डी चला जाएगा, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 163 को देखते हैं बेटा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के रेगुलेशन, है ना, के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टेटमेंट 1 देखो क्या दिया हुआ है, द न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, अरे डिस्कस किया था हमने, है ना। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, सही है ना। अभी तो बताया था मैंने, पॉन्स रीजन क्या करता है, पॉन्स रीजन, ठीक है, इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करता है, क्या करने के लिए, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इट इज द स्विच ऑफ सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, राइट, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 को देखोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन, नो नो नो, है ना, डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। देयर बाय अल्टर्स द रेस्पिरेटरी रेट, अल्टर में, है ना, ओके। तो डिक्रीज करता है, इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा, है ना। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। सी ऑप्शन जा रहा है बेटा, मेरे हिसाब से सी जाना चाहिए यहाँ पर आंसर, सही है, ओके, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 164 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 164 में अगर देखोगे तो आपको बायोमोलिक्यूल से रिगार्डिंग 1 से लेकर 4 तक, है ना, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और इन स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट चुनना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। तो आ जाओ, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन एग्जिबिट क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, है ना। तो हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन होती हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है ना। जो अल्फा चेन होती है वो थोड़ी छोटी होती है और बीटा चेन जो होती है वो बड़ी होती है। अल्फा चेन को देखोगे तो हर एक अल्फा चेन, मतलब 2 अल्फा चेन है तो हर एक अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड का बना होता है, और हर एक बीटा चेन जो होता है वो आपका 146 अमीनो एसिड का बना होता है, सही है, ओके। सो इस हिसाब से फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड की बात करेंगे, एराकिडोनिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, है ना। एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। और फिर थर्ड, लेसिथीन इज अ फॉस्फोलिपिड फाउंड इन अ सेल मेम्ब्रेन एंड इज केमिकली नोन एज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। नहीं, लेसिथीन ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन तब माना जाएगा जब उसके फैट वाले पार्ट को आप तुम रिमूव कर दोगे, है ना, ओके। जो फैट वाला और फॉस्फेट वाला पार्ट है उसको जब तुम रिमूव कर दोगे तो बच क्या जाएगा उसमें, है ना, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन बच जाएगा, क्लियर है। और फिर अगर आप बात करोगे फोर्थ नंबर, कॉनकानावलिन ए इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सही है, क्लासिफाइड एज अल्फा टॉक्सिन, नहीं लैक्टिन्स बोलते हैं, ठीक है। और टॉक्सिन तो एब्रिनरिसिन, ये सही है, बट कॉनकानावलिन ए को टॉक्सिन नहीं बोलेंगे, कॉनकानावलिन एक लैक्टिन्स में आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट और सेकंड आपके पास स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, और फर्स्ट और सेकंड बी में जा रहा है। तो 164 आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सही है, ओके। चल
क्वेश्चन नंबर 165 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज कॉज्ड बाय द हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इन एडल्ट्स। ठीक है, तो देखो ग्रोथ हार्मोन एक पिट्यूटरी हार्मोन है और इसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हाइपो सीक्रेशन से भी होते हैं और हाइपर सीक्रेशन से भी होते हैं। हाइपो सीक्रेशन यानी कम अगर ये सीक्रेट होता है तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाती है, ठीक है, और अगर ये ज़्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है, चाइल्ड में तो गिगेंटिज्म हो जाती है और एडल्ट में अगर ये सीक्रेट होता है ज़्यादा तो एक्रोमेगैली हो जाती है। तो देखो ऑप्शन आपके पास बी दिया गया है, एक्रोमेगैली, है ना, ओके, यही आ जाएगा। क्लियर है, ओके, तो 165 का बी हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 को देखते हैं बेटा, जो कि आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से मैच द कॉलम दिया हुआ है ना, ओके। सो देखो सबसे पहले आता है हार्ट फेलियर। देखो अगर हार्ट अपना काम करने में फेल हो जाता है तो वही क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। काम करने में फेल हो गया मतलब क्या, हार्ट का काम है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में कार्डियक आउटपुट निकालना, है ना, ओके। सो अगर उतना कार्डियक आउटपुट अगर वो नहीं निकाल पाता है, ठीक है, तो मतलब उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है इफेक्टिवली, तो आप बोलोगे हार्ट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। सही है सर, तो ऐसा किसके साथ मैच हो रहा है, तो हार्ट फेलियर में आप देखोगे आ जा रहा है द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ए किससे जा रहा है, ए जा रहा है थर्ड से। हम लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ए किससे मैच कर रहा है, ए जा रहा है थर्ड से। फिर उसके बाद बी की बात करते हैं। बी है हार्ट अटैक। समझो हार्ट अटैक क्या होता है, अगर पार्ट ऑफ हार्ट मसल डैमेज हो रहा है ना तो आप बोलोगे इसको हार्ट अटैक बोलोगे। ठीक है, हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी बोलते हैं बच्चों। तो ऐसा कुछ अगर डेफिनेशन हम चुने इसमें से तो देखो हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ये ऑप्शन चला जाएगा, हार्ट मसल डैमेज हो रहा है। ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद सी को देखते हैं। ठीक है, सी को अगर देखेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, तो देखो फर्स्ट जा रहा है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल मेकिंग द आर्टेरियल ल्यूमेन नैरोवर, है ना, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। और फिर डी अगर बात करोगे हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, है ना, हाई बीपी क्या हो जाएगा, अ सस्टेन ब्लड प्रेशर ऑफ 140/90, है ना, mmHg और हाइयर। ठीक है, इसको बोलते हो हाई बीपी। नॉर्मल कितना रहता है 120/80। अच्छा, पल्स प्रेशर अगर निकालना हो तो क्या करोगे, है ना, हाई बीपी को माइनस कर दो, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर दो किससे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से। जैसे 120/80 तो माइनस कर देना 120 और 80 में से, तो आ जाएगा आपका पल्स प्रेशर। ठीक है, सो ये हाई बीपी का क्या आंसर चला जाएगा, फिफ्थ चला जाएगा, डी, डी का, है ना, ओके, फिफ्थ हो जाएगा। और फिर उसके बाद ई, बीट वॉल्यूम। बीट वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट, मतलब ई का चला जाएगा सेकंड। ठीक है, तो अब ऐसा ही ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है। पांचों हो गए ना, ठीक है, 166 है। तो अगर आप देखोगे ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का फिफ्थ और ई का सेकंड, ये आपका कौन सा ऑप्शन चला गया, ए ऑप्शन चला गया। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 167 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 167 में दिया हुआ है मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, दिस इज प्राइमरली अचीव्ड बाय द काउंटर करंट मैकेनिज्म व्हिच ऑपरेट्स बिटवीन। ठीक है, तो देखो आपके पास होता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले और फिर इसके सराउंडिंग में रहता है, ये है वासा रेक्टा, है ना बच्चों, ये है वासा रेक्टा। ठीक है, अब समझो यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म इसमें कैसे चलती है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो चलता है ना, यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे आता है और यहाँ से फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, ओके, ये लूप ऑफ हेनले। और इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ से ब्लड ऊपर से नीचे आता है और यहाँ से ब्लड नीचे से ऊपर जाता है। अब काउंटर देखोगे तो ये दोनों काउंटर कर रहा है, ठीक है, ये और ये काउंटर कर रहा है, दो काउंटर हो गए। फिर ये और ये काउंटर कर रहा है और ये चार काउंटर हो रहा है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म चलेगी। और इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में होगा क्या, तो आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ से वाटर, है ना, यहाँ से वाटर निकाल के इधर फेंका जाएगा। सही है साहब, है ना, और यहाँ से NaCl निकाल के इधर फेंका जाएगा ब्लड में। आप समझ पा रहे हो बात को, यहाँ से NaCl। ठीक है, ओके। सो यही है क्वेश्चन बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके बीच में ऑपरेट होता है, तो आप बोलोगे लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा। देखो आंसर दिया हुआ है सी। ठीक है, 167 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा। सही है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 168 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 168 को देखोगे तो दिया गया है आपको कॉकरोच के बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ पेरिप्लेंटा अमेरिकाना इज डिस्क्राइब्ड एज पोरोमेटाबोलस व्हिच मींस, है ना। तो पोरोमेटाबोलस एक ऐसी मेटामॉर्फोसिस होती है, पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस का मतलब कि ग्रेजुअल, धीरे धीरे, और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, है ना। जो कॉकरोच की मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब जो निम्फ होता है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और उसके लिए उसको, है ना, 13 माउल्टिंग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और ये 13 माउल्टिंग स्टेज में लगभग 1 साल का समय लगता है बच्चों, ठीक है। ओके, सो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मिलता है अपने को, है ना। इट अंडरगोज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस थ्रू अ निम्फल स्टेज, एक तो पहला ही मिल गया यही वाला, और भी देख लेते हैं। इट अंडरगोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, नहीं, इनकम्प्लीट। देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस, नहीं होती है भाई, क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। द एडल्ट फॉर्म डीजनरेट्स इनटू अ सिंपलर फॉर्म, नो नो नो, है ना। ओके, सिंपलर एडल्ट में कन्वर्ट होता है कि एडल्ट सिंपलर में, है ना। ओके, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा 168 का ए चला जाएगा। खत्म बच्चों, आसान क्वेश्चन, ठीक है, इजी पीजी। क्वेश्चन नंबर 169 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 169 एनिमल किंगडम से दिया गया और सर्कुलेशन ऐड किया गया इधर पर, है ना। ओके, तो देखो पहले तो एक चीज मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं परम। परम का नाम सुने हो, है ना, सही है बच्चों। ये परम में से जो आराम फरमा रहा होता है ना, वो आराम पता है क्या है, टेट्रापोडा, और पी क्या है, मछली, है ना। ओके, फिश। तो पी पाइसेस हो गया, और मछली में आपको पता है 2 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, और आपके पास सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, और आपके पास होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और आप बोलोगे, ठीक है, और एप्स और मेमेलिया में 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, और रहता है डबल सर्कुलेशन, आप समझना। तो अगर मैं बात करूं रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स लिख देना, एक्सेप्ट आप बोल दो क्रोकोडाइल्स, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल्स यहां पर हो जाएगा। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट रहते हैं, ठीक है। तो आप जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नॉलेज तो ले ली बच्चों अपन ने, ठीक है। ओके, और उसके पहले ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। इसके पहले, पाइसेस से पहले ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है, के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है मोस्टली, ठीक है। तो अगर देखोगे 169 में कॉर्वस बर्ड्स है बच्चों, कॉर्वस बर्ड्स है, एव्स है ना। एव्स कितना चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, और कैसा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, खत्म, ए का थर्ड। बी आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड एडिस मॉस्किटो है ना। ओके, तो ये आर्थ्रोपोड से ओपन सर्कुलेशन, खत्म, बी का सेकंड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का सेकंड। कैलोटस गार्डन लिजार्ड रेप्टाइल्स होता है बच्चों, रेप्टाइल्स आर, देखो रेप्टाइल्स आर, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तो कैलोटस को 4, सी का 4 जाएगा। और डी स्कॉलियोडोन डॉग फिश है ना, फिश है, ठीक है। तो फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, देखो पाइसेस फिश आपकी दी गई है 2 चैम्बर्ड हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन, तो देखो ये डी का फर्स्ट चला जाएगा। तो इस बेसिस पर आंसर ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, यानी आंसर आपके पास क्या चले जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 170 को देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट्स दिया गया है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। स्टेटमेंट 1 को देखोगे तो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन सम एनालिट्स, सही बात है ना। ये बात कहाँ पर लिखी गई है आपकी एनसीईआरटी में, ये बात लिखी गई है एनसीईआरटी के आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में, ठीक है। वहां पर लिखा गया है कि भाई प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं और या फिर फ्लेम सेल्स, है ना, प्लैटीहेल्मिन्थस में तो पाए जाते हैं, लेकिन साथ में कुछ एनालिट्स में भी पाए जाते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स में भी पाए जाते हैं, है ना, और एक रोटीफोर्स इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात लिखी है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करेंगे तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स आर, आप बोलोगे यूरिकोटेलिक एनिमल, बिल्कुल सही बात है ना। ये सारे ही यूरिकोटेलिक एनिमल्स है ना। वाटर बहुत कम मिलता है, आप समझ पा रहे हो, तो वाटर के एब्सेंस में अडेप्ट होने के लिए ऐसा इनके अंदर इवॉल्व हुआ है, यूरिकोटेलिक होते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट, ए ऑप्शन जा रहा है, 170 का ए ऑप्शन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर बच्चों, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 171 को देखते हैं बच्चों।
द ब्रेन स्टेम डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम, है ना। ओके, इसमें मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम जो होता है वो आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट तो है बट ब्रेन स्टेम नहीं फॉर्म करता है ना। ओके, तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आंसर चला जाएगा 171 का बी। डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जो लास्ट लाइन लिखी है ना, 2-3 लाइन, वही आपकी क्या है, इस वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है, ब्रेन स्टेम से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 172 को देखते हैं बच्चों। तो क्या दिया हुआ है, ईच टाइम द सोडियम पोटेशियम पंप फंक्शन इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, देखो जब पोलराइजेशन फेज होता है या रिपोलराइजेशन फेज होता है तो इन कंडीशंस में सोडियम पोटेशियम पंप को फंक्शन करना पड़ता है। ये सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप होती हैं बच्चों, है ना, एक्टिव पंप, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये देखो 3-3 सोडियम को बाहर निकालती है, 3-3 सोडियम को बाहर निकालती है और 2-2 पोटेशियम को अंदर भेजती है, 2K+ अंदर भेजती है, ठीक है। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती है, इसलिए नाम पड़ा हुआ है एक्टिव पंप, है ना। तो अब देखते हैं ऑप्शन किसको मैच करता है अपना। तो देखो 3 सोडियम आयन आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम आयंस इनटू द सेल, पहला ही मैच कर रहा है, खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन, जा ले सही है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 173 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 173 में देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली लिस्ट द नर्व्स एंड हॉर्मोन्स दैट प्राइमरली रेगुलेट हार्ट बीट। समझ रहे हो, है ना, मतलब आपके दिल के धड़कनों को बढ़ाता कौन है, घटाता कौन है, मतलब कौन रेगुलेट करता है, ठीक है, उनको सिलेक्ट करना है इसमें से, राइट, है ना। सो सिंपैथेटिक नर्व कब काम आती है, जब इमरजेंसी, है ना, और इमरजेंसी में क्या होगी, दिल की धड़कनें, HBR क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व कब काम आएगी, तब आप बोलोगे, है ना, नॉर्मल कंडीशन में, और उसमें आपकी दिल की धड़कनें क्या हो जाएगी, बोलो घट जाएंगी, है ना, HBR डिक्रीज होंगी। इंसुलिन ग्लूकागोन का रोल नहीं होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गया। सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स तो रोल निभा रही थी भाई। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन, ये भी रोल निभाती हैं, आप समझ पा रहे हो। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है ना, तो यही आंसर जाना चाहिए। और कहीं कुछ थायरोक्सिन भी बढ़ाता है, लेकिन कैल्सीटोनिन नहीं, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, आपका आंसर जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है, गया। ओके, 173 का बी चला जाएगा, और कोई नहीं है इसमें, ठीक है, 173 का बी ऑप्शन चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 को डिस्कस करते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ए ऑप्शन, एडिनो हाइपोफाइसिस अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना, क्या एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के नहीं, ओके, ऐसे नहीं होता है ना। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होती है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट रेगुलेशन में, तो इसलिए ए ऑप्शन तो नहीं जाएगा, ठीक है। आगे के ऑप्शंस देखते हैं थोड़ा। तो आगे के ऑप्शंस अगर देखोगे तो यहाँ पर बी आपके पास चला गया। बी में देखोगे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड्स हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी, ये तो अदर हो गया ना, ठीक है, अदर स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड हैं आपके, वो पिट्यूटरी हो गए, ठीक है, थाइमस हो गया, थायराइड हो गया, ये सब आपके आ जाएंगे ऑर्गेनाइज्ड में, ठीक है। और हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या होती है, मुझे बताओ। हार्मोन्स की डेफिनेशन जो होती है वो 3 बातों पर रिलेट करती है ना। पहला, हार्मोन्स क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, और दूसरा इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करेगा और हल्का सा ट्रेस अमाउंट में रिलीज होगा। क्या ऐसी बात लिखी है हार्मोन के डेफिनेशन के लिए, अगर लिखी होगी तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज एन इंटरसेलुलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन्स। खत्म बच्चों, क्वेश्चन द एंड, है ना। और लेकिन फिर भी हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं, कहां से निकलते हैं बोलो, हाइपोथैलेमस से, ठीक है, हाइपोथैलेमस से निकलते हैं रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं ना, वही निकालते हैं वहां पर, ठीक है। तो आपके पास आंसर इसका 174 का सी चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 175 में देखोगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इनकरेक्ट करेक्ट बताना है। इन इकाइनोडर्मेटा फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा।
है ना। तो इकाइनोडर्मेटा का मेरीन जो हैबिटेट होता है वो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल आराम से हो जाएगा क्योंकि मीडियम प्रेजेंट है, सही है बात। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता ही है बच्चों, है ना, और इसमें आपको लार्वा देखने को मिलते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकेंड अगर बात करेंगे स्टेटमेंट सेकेंड की, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इकाइनोडर्म्स विच हेल्प इन लोकोमोशन एंड डाइजेशन। तो अगर सेकेंड स्टेटमेंट को आप देखोगे ना तो ये भी आपका सही है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो होती है आपकी इकाइनोडर्म्स की, उसको आप बोलते हो एम्बुलैक्रल सिस्टम, और सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है ये, है ना। ओके, तो ये आपका 175 वाला में दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो आप देखोगे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू सेकंड आर ट्रू। ये कौन सा ऑप्शन जा रहा है? तो आपके पास गया डी ऑप्शन, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 176 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 को अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 176 में आपके पास विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पार्स नर्वोसा पिट्यूटरी एंड हेल्प्स इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। पार्स नर्वोसा पिट्यूटरी मतलब आप बोल रहे हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है जो कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाता है? तो आप देखो ADH का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना, वाटर को कंजर्व करने वाला हार्मोन। यही हार्मोन क्या करता है, अगर रिलीज होता है ये हार्मोन तो ये जाके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल पर प्रेजेंट और कलेक्टिंग टिब्यूल पर प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। कहां से? कलेक्टिंग डक्ट और बोलो DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से। तो आंसर क्या जाएगा 176 का बी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 177 को देखते हैं बच्चों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। मतलब मैं बताऊं क्वेश्चन का जान क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि बर्ड वाले कौन है, चिड़िया कौन है ना। ओके, बस इसी यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहचानो बर्ड्स कौन है। देखो तो आप देखो बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कैमेलियन दिया हुआ है। कैमेलियन बर्ड होता है क्या? नहीं, खत्म, है ना। सी ऑप्शन में देखो आपको बेलेनोप्टेरा दिया हुआ है और बेंगरूस दिया हुआ है ना, और बूफो बर्ड्स होते हैं क्या? नहीं। यहाँ पर देखो कटला दिया, कटला और क्रोकोडिलस, ये भी बर्ड्स नहीं होते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो पैवो, सीताकुला और कॉर्वस, यानी आपके ये तीनों बर्ड्स होते हैं बच्चों, है ना। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा, 177 का ए। क्वेश्चन नंबर 178 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 178 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर से मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है ना। तो इसमें देखोगे PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये किससे मैच खाएगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ओके, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करता है बच्चों, है ना। तो ए का चले जाएगा थर्ड। और फिर उसके बाद बी देखोगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आपका आयनिक बैलेंस करता है ना, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन वाला, ठीक है। और फिर हेनलेज लूप, हेनलेज लूप की अगर बात करोगे तो हेनलेज लूप आपका क्या करेगा? मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला। अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था वो काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला टॉपिक पढ़ा के, है ना। ओके, तो मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला, ठीक है। और फिर उसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म ये भी देखा था, है ना, कंसंट्रेटेड यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। तो सी का फर्स्ट और आपके पास नहीं, डी का फर्स्ट और सी का आपके पास क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ई का क्या हो जाएगा? बचा हुआ क्या? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रीनल कॉर्पसल्स, है ना। तो कौन सा ऑप्शन गया इस बेसिस पर? ए का थर्ड, बी का 4, सी का 5 और डी का 1 और ई का फिर 2। तो आंसर क्या चले जाएगा आपके पास? बी चले जाएगा, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 179 को देखते हैं बच्चों। फिर से मैच द कॉलम आपके पास आ गया। फाइजेलिया, है ना, सिलेंट्रेटा आपका पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हो इसको, सही है। तो ए का थर्ड ले लो, सही है। और फिर एडेम्सिया सी एनिमोन बोलते हो इसको, बी का 4th हो जाएगा, ए का 3rd और फिर बी का 4th। बी का 4th कहाँ है? यहाँ दिया हुआ है ना। तो उसके बाद फिर मिएंड्रीना ब्रेन कोरल हो जाता है। तो देखो सी का 2nd इसमें दिया हुआ है, सही है। तो यही वाला ऑप्शन गया, ठीक है। ओके, 179 का सी। एप्लीशिया क्या हो जाता है? सी हेयर हो जाता है, ठीक है। ओके, मोलस्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 180 को देखते हैं बच्चों। अगेन डायग्राम बेस्ड मैच द कॉलम है। तो सबसे पहले आपके पास आ गया, है ना। ओके, ये ए क्या है? फिगर कटला हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा? प्रिस्टिस बच्चों, है ना। और सी क्या हो जाएगा आपके पास? पेट्रोमाइजोन, है ना। ओके, और फिर
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आपके पास स्कोलियोडॉन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है, ओके सही है, हाँ ओके। तो आंसर 180 का ए चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है।